अब इसके बाद हम काइडो को इसकी हाइब्रिड फॉर्म में देखते हैं। ज़ोरो, मुझे बस 1 मिनट चाहिए, फिर मैं रिकवर कर जाऊंगा। ठीक है लूफी, 1 मिनट के लिए मैं सब कुछ संभाल सकता हूँ। और लूफी मस्त मैदानी जंग में सो जाता है। अबे ये चिलगोजा पागल है क्या? जंग के बीच में सो रहा है? ये सही है, तुम अपने आगे देखो। और किलर सीधा काइडो पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। कमाल के सोनिक अटैक्स परफॉर्म करता है, पर यहाँ पर एक सिंगल स्ट्राइक से ही किलर का काम तमाम हो जाता है। इस तरफ हम जैक को देखते हैं और जब इसे ये अनाउंसमेंट मिलती है कि अकाज़ा 9 अभी भी जिंदा है, तो इन सभी को मारने के लिए चला जाता है। और यहाँ पर ब्लैक मारिया अभी न्यूड होती है और रॉबिन से कहती है, डीमन चाइल्ड, अब तुम मेरी असली ताकत को देखोगी। ब्रूक की ठरक जाग जाती है। अच्छा हुआ रॉबिन, मैं तुम्हें कंपनी देने के लिए आ गया, तुम इसे अकेले नहीं हरा सकती थी। और यहाँ पर चॉपर की हालत खराब हो चुकी थी और ऑलमोस्ट आइस ओनी में बदलने वाला था, लेकिन चॉपर फिर भी अपनी पूरी जी जान लगाकर एंटीडोट को बनाने की कोशिश कर रहा था। परफॉर्मेंस हॉल में काफी सारे सैमुराइज आइस ओनी में ऑलमोस्ट कन्वर्ट हो चुके थे और ये सब लोग भी अपनी उम्मीद को खो देते हैं। पर बॉस ह्यूगो इन सभी को मोटिवेट करते हैं और बोलते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम सभी लोग सैमुराइज हैं और सैमुराइज कभी भी हार नहीं मानते हैं। बॉस ह्यूगो और ड्रेक ने ही अकेले ही सारा मोर्चा संभाल के रखा हुआ था, पर बॉस ह्यूगो भी धीरे धीरे आइस ओनी में बदलने लगते हैं, जिसके चलते ये अपने साथियों से कहते हैं, मैं अपना कंट्रोल खो चुका हूँ, तो तुम सभी को मुझे मारना होगा। और अप्पो के जितने भी लोग होते हैं साथ मिलकर ह्यूगो पर हमला कर देते हैं, पर अपने फ्लावर सोर्ड स्टाइल का यूज करके इन सभी को निपटा देते हैं। बाकी के सैमुराइज भी बॉस ह्यूगो पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर ह्यूगो इन सभी को अपनी लेजेंडरी फॉर्म को दिखा देता है और सभी को मसलते हुए कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि हमारे हालात खराब हैं, पर मैं उस बच्चे स्ट्रॉ हेड को जानता हूँ, मैंने उसे ट्रेनिंग दी है और मैं जानता हूँ कि उसमें बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है और मुझे पूरा भरोसा है कि स्ट्रॉ हेड ही वो बंदा होगा जिसके जरिए से हमारा लैंड ऑफ वानो आजाद हो जाएगा, जिसका हम लोग 20 सालों से इंतजार करते आ रहे हैं। और यहाँ पर रूफ टॉप के ऊपर काइडो और बिग मॉम खतरनाक रूप ले लेते हैं। काइडो ड्रैगन ट्विस्टर का यूज करता है, बिग मॉम अपनी थंडर पावर का यूज करती है, दोनों कंबाइन अटैक परफॉर्म करते हैं। ज़ोरो अपनी स्वॉर्ड से ड्रैगन ट्विस्टर को तो रोक लेता है, पर जब लाइटनिंग आती है तो लॉ अपनी डेविल फ्लूट की ताकत का यूज करते हुए जगह को ही स्वैप कर देता है। लूफी, तुम्हें कितना समय लगेगा? और लूफी उठ जाता है। हाँ बस हो गया समझो, काफी बढ़िया नींद आई, चलो भाई थोड़े मजे किए जाएं। और लूफी अपने हाथों में रियो को चढ़ा लेता है और ये सभी लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और बॉस ह्यूगो पर जब क्वीन हमला करता है और जब किंग इसके बीच में आने की कोशिश करता है तो मार्को इसे एक लात मारता है और इसकी इस कमाल की फॉर्म को देखकर सभी लोग स्पीचलेस हो जाते हैं। पर मार्को ये सब करने की वजह से काफी ज्यादा एग्जॉस्ट भी हो चुका था और तब तक पैरो भी मैदान में आ जाता है। अच्छा, तुम अभी भी यही हो? हाँ, तुम्हारा लाइन्स तो खत्म हो गया, यानी कि अब मुझे तुम्हें निपटाना होगा। और चॉपर ने एंटीटोड बना लिया था, पर सैमुराइज को देने से पहले चॉपर इस एंटीटोड को खुद के ऊपर आजमाता है। या तो इससे सैमुराइज पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे या तो पूरी तरह से मारे जाएंगे। और इसी वजह से सबसे पहले खुद पर इसे टेस्ट करता है। चॉपर की बॉडी में रिएक्शंस होने लगते हैं और इसकी स्किन चटकना शुरू कर देती है। बॉस ह्यूगो कंप्लीटली ओनी में बदल चुके थे और इसके सारे साथी इसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और बॉस ह्यूगो इन सभी के सामने घुटने के बल बैठ जाता है। मेरे सैमुराइज, जैसा कि मैंने तुमसे कहा था, अब वक्त आ चुका है कि तुम सभी लोग मिलकर मुझे खत्म कर दो। मुझे लगता है कि लैंड ऑफ वानो मेरे बिना ही आजादी का सूरज देखेगा। सभी लोग अपनी तलवारों को लेकर बॉस ह्यूगो को खत्म करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और चॉपर की बॉडी पर जो आइस थी वो पूरी तरह से झड़ जाती है और हमारा चॉपर दोबारा से नॉर्मल हो जाता है। और ये लोग एक कैनन को उठा लेते हैं सभी को एक साथ ठीक करने के लिए और मार्को जो कि क्वीन को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर बीच में किंग आकर इसे दीवार से सटा देता है। और बॉस ह्यूगो के जो साथी थे ये सभी लोग रोने लगते हैं क्योंकि अपने मास्टर जो कि उनके पिता समान है, इन्हें ये लोग अपने हाथों से कैसे मार सकते हैं। अगर तुमने मुझे नहीं मारा तो शायद मैं तुम सभी को खत्म कर दूंगा। बेहतर होगा कि तुम लोग मुझे जल्द से जल्द मार दो। ये सभी लोग मारने के लिए तलवार को उठाते तो हैं, पर इनसे ऐसा नहीं हो पाता है और सभी लोग रो रहे होते हैं। और काइडो के सोल्जर्स क्वीन से कहते हैं कि क्वीन सामा अब तो ये सभी लोग मरने वाले हैं, तो प्लीज हमें एंटीटोड दे दीजिए और हमें बचा लीजिए। तुम सभी लोग मेरे लिए बस कीड़े मकोड़े हो, तुम बस ऐसे गिनी पिग्स हो जो कि मेरे टेस्ट सब्जेक्ट्स के जैसे हैं, तो भला मैं तुम्हें क्यों बचाऊंगा? हाँ, और अगर तुम यहाँ से सरवाइव कर भी जाते हो तो बाद में मैं और काइडो मिलकर तुम सभी को मार ही देंगे। वैसे भी तुम लोग किसी काम के नहीं, बस खाना ही वेस्ट करते हो। ये सुनकर सभी को गुस्सा आ जाता है और क्वीन के ही जितने भी सोल्जर्स होते हैं इसी के अगेंस्ट हो जाते हैं। तुम लोग एक पायरेट को छोड़कर दूसरे पायरेट पर भरोसा कर रहे हो, वो भी तुम्हें धोखा देगा। जिस पर ड्रेक कहता है कि नहीं, वो रकून डॉग तुम्हारे जैसा नहीं है, वो इन सभी को ठीक करेगा। और सभी सैमुराइज भी कहते हैं कि हाँ, हमें उस डॉक्टर पर पूरा भरोसा है, वो छोटू हमें जरूर बचा लेगा। और यहाँ पर जैसे ही एक सैमुराई बॉस ह्यूगो को बस मारने ही वाला होता है, तभी चॉपर एक जोरदार लात मार के उस सैमुराई को दूर फेंक देता है। तुमसे जरा इंतजार नहीं हुआ? मैंने कहा था ना एटीट्यूड बना लूंगा। और जैसे ही बॉस ह्यूगो के मुंह में उस एंटीट्यूड को डालता है तो बॉस ह्यूगो भी ठीक होने लगते हैं और बॉस ह्यूगो दोबारा से नॉर्मल हो जाता है। चॉपर की इस अचीवमेंट को देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और तभी चॉपर कैनन बॉल के जरिए से इस एंटीट्यूड को इन सभी के ऊपर लॉन्च कर देता है और हर तरफ फॉग ही फॉग हो जाती है और सभी लोग चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम कर क्या रहे हो? जितना हो सके उतनी जोर से सांस लो। और पलक झपकते ही सभी लोग नॉर्मल हो जाते हैं। ये देखकर क्वीन का दिमाग सटक चुका था। रकून डॉग, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने इन सभी को नॉर्मल कर दिया। रुक, तुझे तो मैं देखता हूँ चुटकू। और जैसे ही अपने मुंह से चॉपर पर हमला करने वाला था तभी बीस्ट पायरेट्स के ही लोग इसके सामने आकर चॉपर की जान को बचा लेते हैं। चॉपर भी ये देख कर हैरान हो जाता है पर ये सभी सोल्जर्स कहने लगते हैं कि जिसने हमारी जान बचाई है हम उसे मरने नहीं दे सकते। और सभी बीस्ट पायरेट्स अब चॉपर की साइड हो जाते हैं और सैमुराई अलायंस का हिस्सा बन चुके थे और चॉपर की साइड से लड़ने लगते हैं। सभी लोग चॉपर के नारे लगाने लगते हैं। मार्को भी चॉपर की तारीफ करता है और सभी लोग इसे रकून डॉग कहकर इसे छेड़ रहे होते हैं। तभी चॉपर अपने मौन
मॉन्स्टर पॉइंट को एक्टिवेट कर देता है और घुमाकर एक जोरदार चांटा सीधा क्वीन के फेस पर मार देता है। मैं रकून नहीं हूँ, मैं डोरेमोन हूँ। मतलब कि ये रेनडियर हूँ। और सभी को पता चलता है ये सभी लोग इतनी देर से जिसे रकून बुला रहे थे वो असल में एक रेनडियर है। इसके बाद हम किनेमॉन और बाकी सभी को देखते हैं। ये सभी लोग धीरे धीरे होश में आ जाते हैं पर इन्हें समझ में नहीं आता है कि इन सभी की मरहम पट्टी किसने की है। ये सभी लोग दोबारा से रूफ टॉप की तरफ आगे बढ़ते हैं पर एक बंदा दौड़ते हुए इनके सामने आ जाता है और गेट खुलता है और ये बंदा दिखने में बिल्कुल ओडिन के जैसा लग रहा था। इसे देखकर किनेमॉन इमोशनल हो जाता है और किसी को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। और यहाँ पर मोमो अपनी ड्रैगन फॉर्म में आ जाता है और यामातो ये देखकर हैरान हो जाती है कि ये तो बिल्कुल उसके फादर काइडो की जैसी डेविल फ्रूट की एबिलिटी है। पर इस दुनिया में एक तरीके के दो डेविल फ्रूट कैसे हो सकते हैं। और मोमो बताता है कि जब मैं पंख हैजार्ड में कैद हो गया था तो मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लगी थी और मैंने एक फ्रूट को खाया जो कि एक कांच के शीशे के अंदर रखा हुआ था पर मुझे मालूम नहीं था कि वो असल में एक डेविल फ्रूट है। और इस तरफ CP0 भी इसी डेविल फ्रूट के बारे में बात कर रहे होते हैं कि कैसे इन लोगों ने काइडो का जो डेविल फ्रूट है उसकी कॉपी बनाने की कोशिश की पर वो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया और उनके जैसा सक्सेसफुल क्लोन कभी भी नहीं बना पाए। इससे पहले कि हम उस डेविल फ्रूट को किसी को ट्राई करवा पाते वो पूरी की पूरी लैब ही धमाके में उड़ गई। और यहाँ पर आकाज़ा 9 को लगता है कि ओडिन इनके सामने आ चुका है और ओडिन इन सभी को बताने लगता है कि असल में मैं मरा नहीं था बल्कि टाइम ट्रेवल करके यहाँ पर आ चुका हूँ। और आशिरादोची और डेंजरो को पता चल जाता है कि नहीं ये हमारे ओडिन सामा नहीं है। और जैसे ही इसके चेहरे पर एक हमला करते हैं इन सभी को पता चल जाता है कि असल में ये एक ड्राइंग है यानी कि ये कांजीरो का काम है और वो जिंदा है। अब इनके बीच में फाइट शुरू हो जाती है और आशिरादोची बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो चुका था। डेंजरो ओडिन के साथ लड़ने लगता है और यहाँ पर कांजीरो मोमो को मारने के लिए इसके पीछे रवाना हो चुका था। रूफ टॉप के ऊपर काइडो और बिग मॉम साथ में काफी अच्छे से लड़ रहे थे। ये देखकर किड कहता है कि हमें इन दोनों को अलग करना होगा वरना एक साथ इन दोनों से लड़ना नामुमकिन है। लॉ के बच्चे, क्या तुम अपनी ताकतों का यूज करके इन्हें अलग नहीं कर सकते क्या? ये कोई बच्चे नहीं है, इनकी हॉकी भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जब तक ये लोग पूरी कॉन्शियसनेस में है ऐसा करना नामुमकिन है। अब लूफी खड़ा हो जाता है तो ठीक है चलो इन्हें साथ में मसलते हैं। यहाँ पर ओडिन की कॉपी को देखते हैं। इसके पास बहुत सारे डायनामाइट्स होते हैं और यहाँ पर ओडिन बेसिकली इन सभी को उड़ाने के लिए आया था पर तभी आशिरादोची सीधा इसे गले से लगा लेता है और यहाँ से कूद जाता है। एक जोरदार धमाका हो जाता है और आशिरादोची का क्या हुआ इसके बारे में हमें नहीं बताया जाता है। सभी लोग रोने लगते हैं पर डिसाइड करते हैं कि इन सभी को आगे बढ़ते जाना होगा क्योंकि आशिरादोची के बलिदान को ऐसे ही बर्बाद होने नहीं दे सकते हैं। ये लोग आगे बढ़ जाते हैं। आगे चलकर इनका सामना जैक से होता है। ड्यूक डॉग स्टॉर्म इसके सामने आ जाता है और इन सभी से कहने लगता है कि तुम लोग जाकर स्ट्रॉ हैट और बाकी सभी की हेल्प करो, इसे मैं देखता हूँ। यहाँ पर क्वीन दोबारा से खड़ा हो जाता है और चॉपर इसके सामने इसके साथ लड़ रहा होता है। मार्को उड़ते हुए आता है और एक खतरनाक सी लात इस पर जड़ देता है और क्वीन मुंह के बल सीधा जमीन पर जाकर गिरता है। इसके बाद हम ओरोची को देखते हैं और हमें पता चलता है ये बंदा पूरे के पूरे उनिगाशिमा को ही जलाकर राख करना शुरू कर देता है और चारों तरफ आग लगा देता है। और फुगरो भी इसमें इसका साथ देता है और बिग मॉम और काइडो की ये खतरनाक फॉर्म्स साथ में मिलकर इन सभी की बैंड बजा रहे होते हैं और बिग मॉम और काइडो अपनी हाकी को आपस में कंबाइन कर देते हैं और कॉन्करर द वर्ल्ड नाम की एक खतरनाक हमले का यूज करते हैं जो कि इतना ज्यादा खतरनाक था कि सभी के होश उड़ चुके थे और सभी लोग समझ जाते हैं कि इस अटैक का रेडियस ही इतना ज्यादा बड़ा है कि इसे डॉज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इस दौरान अपना जोरो आगे आता है, अपनी तलवार के साथ इस हमले को रोकने की कोशिश करता है। तुम सभी लोग यहाँ से निकल जाओ, मैं इसे संभाल लूंगा जोरो। और तभी एक जोरदार धमाका हो जाता है। ये धमाका इतना ज्यादा विशाल होता है कि इसका इम्पैक्ट नीचे तक लोगों को हिला के रख देता है। जैसे ही सब कुछ शांत हो जाता है बिग मॉम और काइडो को लगता है कि इन दोनों ने मिलकर सभी पायरेट्स को मार दिया है पर लॉ की पावर की वजह से ये लोग सही वक्त पर वहाँ से हट जाते हैं। अब जोरो की हालत खराब हो जाती है जिसे देखकर लूफी की सटक जाती है और रेड रॉक को यूज करते हुए काइडो के चेहरे पर एक मुक्का जड़ने के लिए आगे बढ़ जाता है पर तभी काइडो इसके मुक्के से डॉज कर जाता है। काइडो, क्या तुमने अभी डॉज किया? लूफी ये देखकर खुश हो रहा था कि तभी काइडो का जो बल्ला है उड़ते हुए आकर सीधा लूफी को पड़ जाता है और लूफी बहुत दूर जाके गिर जाता है पर दोबारा से उठकर खड़ा हो जाता है। और यहाँ पर आकाज़ा 9 ओरोची के सामने आ जाती है और इसे जिंदा देखकर सभी लोग दंग रह जाते हैं। ओरोची अपनी डेविल फ्रूट के ट्रू पोटेंशियल में आ जाता है पर आकाज़ा 9 के सभी मेंबर्स एक एक करके ओरोची पर हमला कर देते हैं और एक एक करके इसके सारे सरों को काट के रख देते हैं। अब राइजो फुगरो के साथ लड़ने के लिए रुक जाता है और बाकी सभी लोग आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ पर लूफी और काइडो के बीच में अलग ही फाइटें चल रही होती है जहाँ पर लूफी काइडो पर हमला करने की कोशिश तो करता है पर काइडो ही इसे पीट के रख देता है और ये हमला इतना ज्यादा खतरनाक था कि लूफी दूर जाके गिर जाता है और इस ह्यूज शॉक वेव को सभी लोग फील कर पा रहे थे। पर किनेमॉन कहता है चिंता मत करो, मुझे लूफी पाजी पर पूरा भरोसा है, लूफी पाजी जरूर जीतेंगे। अब जोरो बाकी सभी लोगों के साथ काइडो से भिड़ने के लिए आगे जाता है पर तभी लूफी खुद को संभालते हुए इन सभी के सामने आ जाता है और लूफी को सही सलामत देखकर काइडो कहने लगता है कि मानना पड़ेगा ये लड़का तो कुछ ज्यादा ही ताकतवर है। लूफी अपनी रियो को एक्टिवेट कर देता है। लगता है तुम्हें फिर से लड़ना है। ऐसा बोलकर काइडो इस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। दिखा दो शायद तुम्हें कितनी ताकत है। लूफी भी आगे बढ़ता है और बिग मॉम और काइडो भी इन सभी की तरफ आगे बढ़ते हैं और लूफी को काइडो का हमला पड़ जाता है और काफी दूर जाके गिरता है और बिग मॉम इन चारों से कहती है तुम्हें अपना ध्यान मुझसे नहीं हटाना चाहिए और इन सभी पर बहुत सारे मुक्कों की बारिश कर देती है। थंडर शॉक से भी इन सभी पर हमला कर देती है जहाँ पर लॉ अपने रूम को बनाकर इसे रोकने की कोशिश करता है पर बिग मॉम एक और लाइटिंग से इस पर हमला करती है जिसके चलते लॉ की शील्ड भी टूट जाती है और जब लूफी लॉ की इस हालत को देखता है तो इसे बचाने के लिए आगे बढ़ जाता है और बिग मॉम पर
जैसे ही हमला करने वाला होता है तभी बीच में काइडो यहाँ पर आ जाता है और लूफी के पेट में एक मुक्का जड़ देता है। तुम सभी के दिमाग में चल क्या रहा है? क्या तुम सभी लोग बाकी में मुझसे मरना चाहते हो? अभी भी वक्त है, हार मान लो और मुझे ज्वाइन कर लो। और लूफी को किनेमोन के द्वारा कही गई कुछ बातें याद आती हैं और बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने किनेमोन से वादा किया है कि मैं उसकी कंट्री को आजादी दिलवा कर रहूंगा और मैं कभी भी अपने वादे से मुकरता नहीं हूँ। जिस पर काइडो कहता है कि तो ठीक है, अब तो मैं तुम्हें नर्क में पहुंचा कर ही रहूंगा। तभी पीछे से जोरो आकर कहने लगता है, एक बात जान ले काइडो, अगर तू मेरे कैप्टन को नर्क में भेजेगा तो मैं भी उसके साथ जाऊंगा। इतने बड़े बेवकूफ हो, तुम इसे दोस्ती कहते हो? तुम्हारा ये कैप्टन किसी और कंट्री के लोगों को बचाने के चक्कर में अपनी जान गंवा रहा है और तुम भी बिना वजह इसके पीछे अपनी जान देने वाले हो। तुम दोनों ही बेवकूफ हो, मरोगे, तुम सब मारे जाओगे। काइडो अपने बल्ले को ऊपर उठाता है और सीधा जोरो पर हमला कर देता है। हर तरफ शॉक वेव फैल जाती है और जैसे ही जोरो अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि लूफी ने काइडो के हमले को सिर्फ अपने एक हाथ से ही रोक लिया है। ये देखकर काइडो हैरान रह जाता है और लूफी अपने हाथों पर रियो की कोटिंग चढ़ाता है, अपने मुक्के को टाइट करता है और घुमाकर एक खतरनाक हमला इसके पेट में मार देता है, जिसके इम्पैक्ट से काइडो बहुत ही दूर जाकर छिटक जाता है और सीधा बिग मॉम के साइड में जाकर खड़ा हो जाता है। मैंने कहा ना, मैं इस कंट्री को आजादी दिलवा कर ही रहूंगा और काइडो के बच्चे वो मैं ही होऊंगा जो कि तेरी बैंड बजाएगा। जोरो मुझे माफ कर देना, पर तुम्हारे पास मरने का कोई रीजन नहीं है दोस्त, ये सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। अरे लूफी, सर पे कफन बांधने वाले मौत से नहीं डरते हैं। पीछे से लॉ किड और किलर भी खड़े हो जाते हैं। अबे स्ट्रॉ हैट के बच्चे, भूल मत मैदान में हम लोग भी हैं, तुम अकेले ही उसे नहीं निपटा सकते। स्ट्रॉ हैट के बच्चे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अकेले ही काइडो को निपटाने वाले हो? चाहे कुछ भी हो जाए, इस मोटे की बैंड तो मैं ही बजाऊंगा। तभी लूफी अपनी कॉन्करर्स हाकी को रिलीज कर देता है, जो कि बिग मॉम और काइडो के लिए एक साफ मैसेज था कि इनका पाला इनकी बराबरी वाले से पड़ा है। लूफी सीधा काइडो की तरफ आगे बढ़ता है। काइडो भी अपनी पावर्स को बढ़ाते हुए कहता है कि मुझे अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश भी मत करना। दोनों एक दूसरे पर हमले करते हैं। दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे और इनके बीच काफी अच्छी बैटल चल रही होती है। पर जब लूफी काइडो को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो बीच में बिग मॉम यहाँ पर आकर लूफी का काम बिगाड़ देती है और लूफी दूर जा गिरता है और जैसे ही दूसरा अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, बीच में जोरो आकर अपनी स्वॉर्ड से बिग मॉम पर हमला कर देता है। मैं दोबारा तुझे ये काम करने नहीं दूंगा। और बिग मॉम जोरो के साथ बिजी हो जाती है और काइडो लूफी पर अपने ब्लास्ट ब्रीथ से हमला कर देता है, जिसके इम्पैक्ट की वजह से लूफी हवा में बहुत ही दूर ऊपर जाकर उड़ जाता है। और इसके बाद वही आइकॉनिक सीन आ जाता है जहाँ पर हम लूफी को हवा में उड़ता हुआ देखते हैं। इसके दोनों हाथों को किड और लॉ साथ मिलकर पकड़ते हैं और इसे खींचते हुए कहने लगते हैं, स्ट्रॉ हैट के बच्चे, खबरदार तुम काइडो से हारे तो। तुम्हारा शुक्रिया दोस्तों। और दोनों लूफी को खींचते हुए काइडो के ऊपर थ्रो करते हैं और लूफी अपने थर्ड गियर को एक्टिवेट कर देता है। काइडो के होश उड़ जाते हैं और लूफी रेड रॉक इसके मुंह पे रख देता है, जिसके चलते काइडो को डैमेज तो होता है पर खुद को संभालते हुए लूफी पर घुमा कर एक हमला कर देता है और लूफी नीचे जमीन पर जाकर गिरता है और काइडो रैग्नारोक अटैक लूफी पर कर देता है। लूफी अपने सर पर हाथ रख देता है पर इसका बल्ला इससे फिर भी पड़ ही जाता है और इस वक्त काइडो के इस हमले में थंडर पावर के साथ साथ काउंटर्स हाकी भी मौजूद होती है। इस इम्पैक्ट को देखकर जोरो को लूफी की फिक्र होने लगती है और किड एक आयरन बॉक्स को बनाते हुए लॉ अपनी शैम्बल्स पावर का यूज करता है और जियोस को इस लोहे के बॉक्स के अंदर कैद कर देता है। किलर और जोरो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जोरो प्रोमेथियस को बीच में से काट देता है। बिग मॉम नीचे गिर जाती है और जोरो दोबारा से प्रोमेथियस के बहुत सारे टुकड़े कर देता है और किलर नेपोलियन के पीछे पड़ जाता है। अबे पागल हो गया है क्या? मेरे पीछे क्यों पड़ा है? साले मेरी कभी औरत देना। बिग मॉम मेरी मदद कीजिए। और बिग मॉम के ये तीनों सबसे ज्यादा पावरफुल होमीज मामा मामा कहते हुए चिल्लाने लगते हैं और बिग मॉम पागल ही हो जाती है कि इसके होमीज पर ये लोग कैसे हमला कर रहे हैं। और किड और लॉ समझ जाते हैं कि अगर बिग मॉम को धरना है तो सबसे पहले इसे इसके होमीज से अलग करना होगा। और सही मौका देखते हुए किड को एक मौका मिल जाता है और पंख पिस्टल का यूज करता है ताकि बिग मॉम को भड़का सके। और जैसे ही किड पर अपना मुक्का रखती है तो किड यहाँ पर इसके हाथ को ही लॉक कर देता है और इसे रिपेल करते हुए काफी दूर फेंक देता है। और तभी लॉ एक जाइंट से पत्थर से बिग मॉम पर हमला करता है और बिग मॉम उड़ते उड़ते दूर जाने लगती है। तुम लोग पागल हो चुके हो क्या? तुम लोग मुझे एक पत्थर से मारना चाहते हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम मुझे एक पत्थर से नहीं हरा सकते। पर इनका प्लान तो ये था कि बिग मॉम को सीधा रूफ टॉप से नीचे ही गिरा दो। पर जोरो इसी काम में लग जाता है और चट्टान को दो टुकड़ों में काटते हुए बिग मॉम को सीधा पानी में गिरने के लिए छोड़ देता है। ये देखकर काइडो को भी इसकी फिक्र होती है पर लॉ कहता है कि बस हमें इसे पानी में गिराना होगा, इसके बाद इसका खेल खत्म। और बिग मॉम पानी में जाकर गिर जाती है और प्रोमेथियस जो कि इसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है, जोरो इसे दोबारा से बीच में से काट के रख देता है। और जोरो की ताकत को देखकर लॉ भी शॉक्ड रह जाता है और काइडो का एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला लूफी को पड़ जाता है और इस बार लूफी बेहोश हो चुका था। ये देखकर जोरो की फट जाती है और नेपोलियन और प्रोमेथियस बिग मॉम को बचाने के लिए समुद्र में जाने लगते हैं। किलर इन्हें रोकने की कोशिश करता है पर बिग मॉम के पास पहुंच ही जाते हैं और लॉ जो कि काइडो को रोकने के लिए गया था, काइडो ने लॉ की हालत भी खराब कर दी है। और जोरो लॉ से कहता है, तुम लोग लूफी का ख्याल रखना, काइडो लूफी की तरफ जा रहा है, बाकी सब कुछ मैं देख लूंगा। और वहीं दूसरी तरफ बिग मॉम को प्रोमेथियस और नेपोलियन ने बचा लिया था और जियोस को ना पाकर बिग मॉम को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और किड सारे लोहे को जमा करके बिग मॉम पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। इस बंदे को बिल्कुल
बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि अभी लूफी की हालत क्या है। इससे तो बस किसी भी हालत में एक एम्परर को निपटाना था। और यहाँ पर प्रोमेथियस बिग मॉम से कहने लगता है कि मामा, मैंने आपकी जान बचाई है, तो क्या आप मेरे लिए मेरी एक पार्टनर को बनाकर दे सकती हो क्या? इसके लिए बिग मॉम भी मान जाती है और अपनी एक नए होमी को क्रिएट करना शुरू कर देती है। इस दौरान जोरो काइडो के सामने आ जाता है। मेरे कैप्टन को मारने से पहले तो मैं सबसे पहले मुझे मारना होगा। लो, मेरे कैप्टन का ख्याल रखना। जोरो अपनी हाकी को एक्टिवेट करता है और हम जोरो की कॉन्करर्स हाकी को भी देख पाते हैं। जोरो अपनी 9 आशिरा फॉर्म को भी रिलीज करता है और ये देख कर काइडो कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि इस हमले से तुम मुझे जख्मी कर पाओगे? पर इससे पहले कि अपनी बात को खत्म कर पाता, जोरो अपनी आशिरा ब्लेड नाम की एक टेक्निक का यूज कर चुका था जो कि बहुत ही ज्यादा बैड लग रही थी। और ये अटैक इतना ज्यादा तेज होता है कि काइडो को रिएक्ट करने तक का मौका नहीं मिलता है और इसके पेट को बीच में से काट के रख देता है। और ये जख्म जो कि जोरो ने काइडो को दिया था, ये ओडिन वाले हमले से भी दुगना होता है। काइडो भी हैरान हो जाता है और लॉ इसे देखकर हैरान रह जाता है और अपने मन में इमेजिन करता है कि आखिर ये जोरो का बच्चा कितना ज्यादा ताकतवर है। तुम्हारे पास भी कॉन्करर्स हाकी है हाँ? जोरो इस पर दोबारा से हमला करने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी बेहोश होकर नीचे जमीन पर गिर जाता है। काइडो इसे मारने के लिए आगे बढ़ता है पर लॉ जोरो को बचाने की कोशिश करता है और काइडो पर भी हमला करता है। पर काइडो एक ही हमले से इन दोनों को निपटा के रख देता है। दोनों अनकॉन्शियस हो जाते हैं और काइडो कहता है कि काश तुम दोनों मेरा साथ देते तो आज तुम्हारी ये हालत ना होती और मैं कब का किंग ऑफ द पायरेट्स बन चुका होता। तभी लूफी को होश आ जाता है। क्या कहा? तुम्हारे साथ मिल जाते? हाँ, जो लोगों की कंट्रीज पर कब्जा करके उन्हें भूखा मार रहा है, लोगों पे जुल्म कर रहा है, मेरे सबऑर्डिनेट्स उस आदमी के साथ हाथ मिला ले? ऐसा कभी नहीं हो सकता काइडो। तभी लूफी कॉन्करर्स हाकी को रिलीज करता है और बिग मॉम भी जो कि ऊपर बढ़ रही थी। किड और किलर दोनों इसका इंतजार कर रहे थे और बिग मॉम अपनी सोल का एक छोटा सा हिस्सा बाहर निकालकर अपने नए होमी को बनाना शुरू कर देती है। आसमान से एक लाइटनिंग को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हुए उसे एक आकार देती है। अब तो मेरे नए होमी की ताकत देखोगे। और किड को समझ में ही नहीं आता है कि ये बिग मॉम कर क्या रही है। अरे ये कर क्या रही है? मेरे भेजे में कुछ नहीं घुस रहा। और किड के ऊपर उसी लाइटनिंग से हमला कर देती है जिससे ये लोग बचने की कोशिश करते हैं। पर इम्पैक्ट इतना ज्यादा खतरनाक था कि नीचे स्कलडोम के अंदर तक इस आवाज को सुना जा सकता था और एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है और हम किड और किलर को सीधा स्कलडोम के अंदर पाते हैं। और बिग मॉम भी इनका पीछा करते हुए यहाँ पर पहुंच चुकी थी और इसकी आंखों में बाप लेवल का किलिंग इंटेंट होता है। किड और किलर दोबारा से रूफ टॉप के ऊपर जाने की कोशिश करते हैं पर तभी इनका सामना हॉकिंस से हो जाता है और हॉकिंस को देखकर किलर किड से कहता है, किड तुम आगे बढ़ो, इससे तो मैं देखता हूँ। किड इसकी बात मान जाता है और आगे बढ़ जाता है और रूफ टॉप के ऊपर काइडो और लूफी दोनों ही कॉन्करर्स हाकी को रिलीज करते हैं। इनके बीच कॉन्करर्स हाकी का क्लैश हो जाता है और तभी काइडो सीधा लूफी पर चार्ज करता है जहाँ पर लूफी बॉस ह्यूग्रो के द्वारा दी गई ट्रेनिंग को याद करते हुए अपनी बॉडी के अंदर रियू को फ्लो करना शुरू कर देता है। पहले लूफी इसे बस अपने हाथ और पैर तक ही यूज कर पा रहा था। जैसा कि सिल्वर रैले ने कहा था कि हर एक इंटेंस बैटल तुम्हें तुम्हारे परफेक्शन लेवल के और भी ज्यादा करीब लेकर जाएगी और तुम्हारी हाकी भी इंटेंस लेवल की हीट में ही एडवांस हो सकती है। और बस वही हो जाता है। काइडो अपनी कॉन्करर्स हाकी का यूज करते हुए अपने उस बल्ले को सीधा लूफी पर चला देता है पर तभी लूफी अपनी बॉडी में रियू को फैला देता है और घुमा कर एक सीधा इसके बल्ले पर दे मारता है। लूफी अपनी एडवांस कॉन्करर्स हाकी का यूज कर रहा था और लूफी काइडो के साथ लड़ने लगता है। लिटरली इसकी रिदम को भी मैच करने लगता है और बॉस ह्यूग्रो ने लूफी को बताया था कि तुम्हें अपनी रियू को फ्लो होने देना है, मुक्के को मारना नहीं है बल्कि उसे फ्लो होने देना है, रियू को इसकी पूरी बॉडी में फ्लो होने देना है। लूफी काइडो पर एक पंच मारता है पर उसे रोक लेता है और रियू को अपनी बॉडी के अंदर से फ्लो होने देता है जिसके चलते काइडो अंदर से पूरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। पर लूफी बस यहीं पर ही नहीं रुकता है। अपनी फुल रियू और एडवांस कॉन्करर्स हाकी का यूज करते हुए अपने इस मुक्के को टाइट करते हुए इसकी तरफ आगे बढ़ता है और सीधा इस मुक्के को इसके पेट पर रख देता है। काइडो को लूफी टच भी नहीं कर रहा था पर इसके इम्पैक्ट से ही काइडो की बॉडी के अंदर खलबली मच चुकी थी और हवा में उड़ जाता है और लूफी भी इसे उड़ाते हुए ऊपर लेकर जाए जा रहा था। काइडो के हाथ से इसका बल्ला तक छूट जाता है और काइडो की बॉडी नीचे जमीन पर जा गिरती है और इसका बल्ला किसी अलग ही प्लेस पर गिर जाता है और लूफी बहुत ही ज्यादा कूल वे में लैंड कर जाता है। और जब लॉ इसे देखता है तो इसका मुंह खुला का खुला रह जाता है कि अभी इसने देख क्या लिया। ये कौन सी ताकत है बिना छुए काइडो को इतनी बुरी तरह से इंजर्ड कर पाया। अब लूफी नीचे जमीन पर लैंड कर जाता है। मजा आ गया, अब मुझे इसे और ज्यादा यूज करना है। काइडो मैं जानता हूँ तुम अभी मरे नहीं हो और ना ही थके हो, चलो दोबारा से फाइट करते हैं। लॉ जोरो को लेकर यहाँ से चले जाओ, इस काइडो के बच्चे को मैं देख लूंगा। लॉ भी जोरो को पकड़ता है और तभी इसकी नजर ज़्यूस पर पड़ती है जो कि यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था और लॉ जोरो और ज़्यूस को लेकर यहाँ से गायब हो जाता है। काइडो भी अपने जोश को जगाता है और अपनी हाकी को एक्टिवेट करते हुए कहने लगता है, स्टॉहेड तुमसे लड़ने में बहुत ही मजा आ रहा है और तेरी एडवांस हाकी के साथ तुझे हराने में तो और भी ज्यादा मजा आने वाला है। अब बेसिकली यामातो का प्लान ये होता है कि मोमो के इस डीकॉय को लेकर सीधा यहाँ से आगे बढ़ जाएगी और सभी लोग यामातो का पीछा करेंगे ये सोचकर कि मोमो इसके पास है। और इसका एक प्लान ये भी होता है कि लूफी की हेल्प करने के लिए रूफ टॉप पर जाएगी क्योंकि लूफी इस वक्त काइडो के साथ अकेले ही लड़ रहा है। और इस दौरान जो ओडिन की बुक थी उसे भी मोमो को थमा देती है और मोमो अपने पिता की बुक को रीड करना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ रूफ टॉप के ऊपर लूफी और काइडो एक दूसरे पर बेदनादन मुक्कों की बारिशें कर रहे थे और इनका हर एक पंच कॉन्करर हाकी से भरा हुआ था। और जब इनके पंचेस आपस में कोलाइड करते हैं पूरा आसमान दो हिस्सों में बंटने लगता है। और मौका पाते साथ ही लूफी अपने तीसरे गियर को एक्टिवेट कर देता है और अपनी रियू हाकी का भी यूज करता है। पर काइडो भी अपने थंडर बगुआ से इसे दूर फेंक देता है। काइडो के बच्चे मुझे फिलहाल के लिए बहुत ही मजा आ रहा है। हाँ तुमने सही कहा, मुझे भी बहुत मजा आ रहा है। इसके बाद हम सांजी को देखते हैं और तभी सांजी
सांजी के कंधे के ऊपर हम पट्टियों से लिपटी हुई एक मम्मी को देखते हैं। पर ये मम्मी नहीं बल्कि जोरो है और सभी लोग आपस में यही बात कर रहे थे कि ये तो स्ट्रॉ हैट पायरेट्स का मेंबर रोरोनोआ जोरो है ना, और जिसकी बाउंटी 320 मिलियन बेरीज है, इसे तो पकड़ना बनता ही है। और जोरो को कैरी किए हुए सांजी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और मन ही मन खुद को कोसते हुए कहने लगता है कि न जाने किसका चेहरा देख लिया था सुबह सुबह कि मुझे इस छोटी बच्ची को कैरी करना पड़ रहा है। और यहाँ पर क्वीन और चॉपर इनके बीच में बहुत ही खतरनाक फाइट चल रही होती है। चॉपर उठा कर क्वीन को मार रहा था, तभी पैरो पीछे से आ जाता है और चॉपर पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से चॉपर की हालत बिगड़ जाती है। और यहाँ पर उल्टी बिग मॉम की तरफ देखते हुए कहने लगती है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को ऐसे मारने की, मोटी कहीं की, तुझे तो माफी मांगनी ही पड़ेगी और मैं तुझे अब जिंदा नहीं छोड़ने वाली। जिस पर बिग मॉम कहती है जो तेरे भाई के साथ मैंने किया है वो वही डिजर्व करता है। और तभी पीछे से नामी भी कहने लगती है कि हाँ तुमने सही कहा और तुम जानती हो ये उसके साथ मिली हुई है, यानी कि ये भी तुम्हारी दुश्मन हुई। ज्यादा मत बोलो स्ट्रॉ हैट, तुम भी मेरी दुश्मन ही हो, ठीक है ना। और उल्टी कोमोचियो को एक जोरदार लात मारती है, जिसकी वजह से ये दूर जाकर गिरता है और सभी लोग कोमोचियो के ऊपर से नीचे गिर जाते हैं। और उल्टी कोमोचियो को बहुत बुरी तरह से मारने लगती है। बेचारी छोटी ओतामा अपने नन्हे हाथों से कहने लगती है कि प्लीज उसे कुछ भी मत करो प्लीज। और उल्टी ओतामा पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है और ओतामा जख्मी हो जाती है। ये देखकर बिग मॉम, नामी, इन सभी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। नामी, हमें ओतामा को लेकर यहाँ से भाग जाना चाहिए। पर नामी अपनी वेदर स्टिक को बाहर निकालती है और थंडर बोल्ट टेम्पो सीधा इस पर उतार देती है, जिसकी वजह से उल्टी पैरालाइज हो जाती है। अब मैं भागने नहीं वाली हूँ सब, इसने एक छोटी बच्ची के ऊपर हाथ उठाया है, मैं इसे सबक जरूर सिखाऊंगी। और बिग मॉम को भी ओतामा की बहुत ही ज्यादा फिक्र होती है। इस दौरान हम सांजी को देखते हैं, जहाँ पर हमें बताया जाता है कि आखिर जोरो सांजी से मिला कैसे और इसकी ये हालत हुई कैसे। अब से थोड़े समय पहले जब सांजी मोमो को ढूंढ रहा था, तभी यहाँ पर लॉ, जोरो और ज्यूस तीनों टेलीपोर्ट हो जाते हैं और दोनों आते साथ ही सांजी के कंधे पर जाकर बैठ जाते हैं और सांजी इन्हें कैरी किया था। सालों हट जाओ मेरे कंधे से, ये कंधा सिर्फ लेडीज के लिए है, समझ गई ना। यहाँ पर ज्यूस अपना अलग ही रास्ता थाम लेता है और लॉ भी जाते हुए कहता है कि जोरो की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, तो इसे मैं तुम पर छोड़ रहा हूँ। पर डॉक्टर तो तुम हो ना, मुझे बिग मॉम को ढूंढना होगा और उससे हराना होगा। ऐसा बोलकर लॉ तो निकल जाता है, पर बेचारा सांजी जोरो को पट्टियों से लपेटकर मम्मी बना देता है और इसे पता चलता है कि असल में इसकी ये हालत काइडो के साथ फाइट करने की वजह से हुई है। और इस वक्त अपना लूफी अकेले ही रूफटॉप के ऊपर काइडो के साथ फाइट कर रहा है। इन दोनों को अपने कैप्टन पर पूरा विश्वास था। इसके बाद हम दोबारा से प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर फिलहाल के लिए सांजी जोरो को कैरी किए हुए चॉपर के पास जा रहा होता है और इस दौरान इसे राइजो और कावामात्सु मिल जाते हैं और इन दोनों को भी लूफी की सारी बात बता देता है। और रूफटॉप के ऊपर तो अलग ही बवाल चल रहा होता है, जहाँ पर काइडो और लूफी दे दनादन कॉन्करर्स हाकी का यूज करते जा रहे थे, जैसे कि इनकी हाकी की कोई लिमिट ही नहीं होती है। इतने सालों की बात, मुझे दर्द का एहसास हो रहा है। दिखाओ स्ट्रॉ हैट, मैं देखना चाहता हूँ तुम्हें कितना दम है। लूफी दोबारा से इस पर हमला करता है और इस बार जब इस पर अपने पंचेस को जड़ता है तो काइडो भी अपने बल्ले को घुमाकर सीधा इस पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से लूफी बहुत दूर जाके गिर जाता है। और यहाँ पर काइडो को लग रहा था कि फाइनली इसने स्ट्रॉ हैट का खेल खत्म कर दिया है, पर हमारा लूफी कहाँ इतनी जल्दी हारने वाला था। इसके सामने आता है और दोनों दोबारा से भिड़ना शुरू कर देते हैं। इस दौरान नामी को यहाँ पर उल्टी ने पूरी तरह से पकड़ लिया था और इसका खेल खत्म करने वाली थी, पर तब तक बिग मॉम अपने तीनों नए होमीज का यूज करती है और उल्टी पर एक ऐसा हमला करती है कि एक सिंगल स्ट्राइक से ही उल्टी निपट जाती है। और बाकी के होमीज बिग मॉम की नई होमी हिराई, जो कि बिग मॉम की नई थंडर क्लाउड है, इसकी काफी ज्यादा तारीफें करते हैं और ज्यूस की बुराई करने लगते हैं। और ज्यूस बेचारा कोने से ये सारी बातें सुनकर उदास हो जाता है। इससे लगता है कि नामी इसे घास डालेगी, पर नामी भी इससे मुंह फेर लेती है और इसे और भी बुरा लग जाता है। तभी बिग मॉम से इसका सामना हो जाता है और दोबारा से चापलूसी करने लगता है, पर बिग मॉम का इसे देखकर कुछ अलग ही इरादा था। और यहाँ पर काइडो लूफी को अपने बल्ले से बहुत दूर फेंक देता है और लूफी बेहोश होने वाला होता है और काइडो अपने बल्ले को लूफी पर बहुत बार पटकता है, बार बार इस पर हमले करता है, यहाँ तक कि इसके सर से काफी ज्यादा खून भी आने लगता है। और इसे लग रहा था कि शायद अब तो स्ट्रॉ हैट का खेल खत्म हो चुका है, पर लूफी दोबारा से खड़ा हो जाता है। काइडो के बच्चे, मुझे अभी वानो को आजाद करवाना है, मैं इतनी जल्दी नहीं मर सकता। और दोनों दोबारा से लड़ना शुरू कर देते हैं और काइडो लूफी पर एक जोरदार हमला करके इसे ऊपर से अनकॉन्शियस होकर पानी की तरफ गिरा देता है और लूफी पानी में जाकर गिर जाता है। और यहाँ पर बिग मॉम हीरा को ऑर्डर देती है कि जाके ज्यूस को खा लो, इससे तुम्हारी ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। बेचारा ज्यूस इससे रहम की भीख मांगता है, पर बिग मॉम इसे मुंह पर कहती है कि तुम हमारी फैमिली का हिस्सा ही नहीं हो और मेरी सोल के पीस से बने हुए बस 3 ही होमीज रहेंगे और मुझे तुम्हारी अब कोई भी जरूरत नहीं है। और हीरा भी ज्यूस को खाना शुरू कर देती है। ज्यूस दर्द के मारे छटपटा रहा था और ज्यूस कहने लगता है कि मामा प्लीज, अगर मैं आपको पसंद नहीं तो प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे जाने दीजिए। पर बिग मॉम मना कर देती है। ज्यूस यहाँ से भागने की कोशिश करता है और बिग मॉम ओतामा को उसॉप से दूर करते हुए नामी और उसॉप के पीछे पड़ जाती है। इधर ज्यूस भी भाग रहा था और बार बार नामी से मिन्नतें कर रहा होता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो यार, बस एक मौका दे दो मैडम जी, आखिरी बार। तुम एक नंबर के दोगले हो, मुझे तुम पर कोई भी विश्वास नहीं। और ज्यूस कहने लगता है कि ठीक है नामी, आज मैं आपके लिए मेरी वफादारी को साबित करके ही रहूंगा। और ऐसा बोलते हुए पूरी तरह से चार्ज हो जाता है और अपना सबसे ज्यादा पावरफुल थंडरबोल्ट हमला बिग मॉम पर करने ही वाला होता है, पर बिग मॉम इसे पकड़ लेती है और इसे निचोड़कर रख देती है। नामी और उसॉप का मुंह ये देखकर खुला का खुला रह जाता है और अधमरे से ज्यूस को सीधा हीरा की तरफ फेंकते हुए कहने लगती है बिग मॉम कि इसे खा लो और अपनी ताकत को और भी ज्यादा बढ़ा लो। और नामी अपने वेदर स्टिक को बाहर निकालकर ज्यूस को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन हीरा ऑलरेडी ज्यूस और इसकी वेदर स्टिक को दोनों को मुंह में भर लेती है। इसके बाद हम पैरो को देखते हैं, जहाँ पर सभी के ऊपर अपनी कैंडी एरो का यूज करके हमला कर रहा था, पर चॉपर सभी को बैकअप दे रहा होता
जाता है और सभी तीरों को अपने ऊपर ले रहा था। और तभी क्वीन दोबारा से इसे रकून डॉग कहता है और इसकी सटक जाती है। क्वीन को पकड़ता है और इसकी मुंडी को पकड़कर इसे घुमाकर जमीन पर पटक देता है। कान खोल के सुन ले, मैं कोई रकून डॉग नहीं हूँ। और यहाँ पर यामातो भी लूफी की तरफ आगे बढ़ रही थी और इसके रास्ते में जो कोई भी आता है उन सभी को मसल देती है। इसके बाद हम मोमो को देखते हैं जहाँ पर ओडिन की जर्नी को पढ़ के काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। इसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इसके पिता ने इतने ज्यादा रोमांचक सफर किए हैं और दुनिया भर के जितने भी आइलैंड्स हैं जहाँ पर भी ओडिन गया था उन सभी के बारे में इसने जिक्र किया था। फिर चाहे वो स्काईपिया हो, वाटर 7 हो या फिर फिशमैन हो, सभी पोनीग्लिफ्स के बारे में इसमें लिखा हुआ था और कैसे ये ज़ो आइलैंड पहुंचा और उसके बाद से जो लाव टेल का सफर था ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई थी। इसके बाद हम ओतामा को देखते हैं जहाँ पर नामी और सभी के साथ जाने लगती है और इसे देखते साथ ही बिग मॉम की भी सटक जाती है। अच्छा, तो तुम भी मुझे छोड़कर जा रही हो? हाँ, तो अब क्योंकि तुम बिगड़ चुकी हो तो मुझे तुम्हें सही रास्ते पर लाना ही होगा। और इस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाती है पर तभी उस किड आते साथ ही इसे पकड़ लेता है और उठाकर दूसरी ओर पटक देता है। यहाँ पर किड को देखकर उसाप और नामी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। ओए स्टारहाइड्स, गलतफहमी में जीने की जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ पर तुम्हें नहीं बचाया बल्कि मुझे तो बिग मॉम को मसलना है। और यहाँ पर मोमो बुक पढ़ते हुए इसके सर में अचानक से बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। तभी किनेमॉन और ओकीको भी यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर चॉपर और क्वीन जो कि अभी भी लड़ रहे थे, क्वीन अपने साइबॉर्ग मोड में आ जाता है। तभी हम वैंग को देखते हैं जो कि सभी को बताने लगती है कि मैं यहाँ पर सभी को बताना चाहती हूँ कि रूफटॉप में चल रही वो बैटल जो कि काइडो सामा और स्ट्रॉ हैट लूफी के बीच में चल रही थी उसका अंत हो चुका है और काइडो सामा जीत चुके हैं, यानी कि स्ट्रॉ हैट लूफी हार चुका है। और इस वक्त स्ट्रॉ हैट लूफी पानी की गहराइयों में डूबता हुआ जा रहा है। ये सुनकर सभी के होश उड़ जाते हैं। फिर चाहे वो आकाशा 9 के मेंबर्स हो, स्ट्रॉ हैट्स हो या फिर जितने भी सैमुराइज हो, सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं। और वैंग आगे बताती है कि फिलहाल के लिए काइडो सामा हम सभी के सामने अपनी विक्ट्री को अनाउंस करने के लिए आने वाले हैं। पर तभी स्ट्रॉ हैट्स कहने लगते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि लूफी हार जाए। इसके बाद हम कांजीरो को देखते हैं जो कि ओडिन का रूप लेके सीधा मोमो के पास पहुंच जाता है जहाँ पर ओकीको तो इसे देखते साथ ही पहचान जाती है ये कांजीरो है। पर बेचारा मोमो इतने समय के बाद अपने पिता को देखकर कंफ्यूज्ड हो जाता है। पर किनेमॉन इसकी आंखों को बंद कर देता है और ओकीको इस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाती है पर कांजीरो इसे ही जख्मी कर देता है। किनेमॉन ओकीको को संभालता है पर ओकीको इसकी बाहों में ही दम तोड़ने लगती है। अब सब कुछ आपके ऊपर है किनेमॉन। किनेमॉन पागल हो जाता है और कांजीरो और किनेमॉन के बीच में फाइट होनी शुरू हो जाती है और एक कांजीरो जो कि एक नंबर का संकी है यहाँ पर अलग ही कविता बताने लगता है कि दो दोस्त जो कि एक दूसरे के साथ पले बड़े हैं आज दोनों एक दूसरे के खिलाफ अपनी तलवार को उठाएंगे और दोनों में से किसी एक दोस्त का अंत हो जाएगा आज। और किनेमॉन इसकी बकवास को इग्नोर कर देता है और इसे मार देता है और तभी जमीन कांप उठती है और सामने आ जाता है काइडो। सैमुराई, मुझे वो बच्चा दे दो। किनेमॉन शिनोबू को मोमो को लेकर यहाँ से भागने के लिए कहता है पर तब तक काइडो किनेमॉन पर हमला कर देता है और देखने से लग रहा था कि जैसे किनेमॉन भी मारा जा चुका है। मोमो जब इसे देखता है तो बहुत बुरी तरह से रोने लगता है। इसके बाद हम चॉपर को देखते हैं। लूफी जिसे कि चॉपर अपना बेस्ट फ्रेंड मानता है जब उसके बारे में ये बात सुनता है कि वो हारा जा चुका है और पानी के अंदर डूब रहा है, चॉपर बुरी तरह से रोने लगता है। लूफी, आखिर तुम कैसे हार सकते हो? तुमने मुझसे वादा किया था, तुम नहीं हार सकते लूफी। इसका क्या मतलब है लूफी? मुझे जवाब चाहिए। और लूफी पानी के अंदर बहुत दूर तक चला जाता है और सैमुराइज और बाकी सभी की हिम्मत जवाब देने लगती है। इन सभी का मोरल डाउन हो चुका था और यहाँ पर बीस्ट पायरेट्स के लोग तो बहुत ज्यादा ही खुश होते हैं। आकाशा 9 के जो बच्चे कुछ मेंबर्स थे ये सभी लोग अब भी लड़ रहे थे और सांजी बस एक ही बात कहता है, मैं लूफी को जानता हूँ, वो ऐसे नहीं हार सकता, ये सब कुछ झूठ है। और पेरोस्पेरो ने चॉपर पर बहुत सारे हमले कर दिए थे और क्वीन एक फाइनल हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। तेरा कैप्टन हार चुका है, अब तू मरेगा छुटकू से। और जैसे ही हमला करने ही वाला था तभी सांजी उड़ते हुए आता है और डियाब्ली जैम्बो सीधा इसके मुंह पर जड़ देता है। इससे पहले कि क्वीन कुछ समझ पाता सांजी इस पर एक और हमला कर देता है। इसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा खतरनाक था कि इसके सर को 360 डिग्री घुमाना शुरू कर देता है और घूमते घूमते ये बंदा डोरेमोन का बैम्बू कॉप्टर बन जाता है। और तभी इसका घूमता हुआ सर सीधा पेरोस्पेरो पर पड़ता है और पेरोस्पेरो भी दूर जाकर गिरता है और घूमते घूमते क्वीन जो कि काफी ऊंचाई तक पहुंच चुका था सीधा जमीन पर जाकर गिर जाता है। और तभी सांजी जाता है चॉपर के पास। चॉपर, रोना बंद करो, तुम इस बात को अच्छे से जानते हो कि लूफी इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर देता है। इससे पहले भी हमने लूफी को बहुत बार हारते हुए देखा है पर एट द एंड किसी न किसी तरह से वापस आ ही जाता है और आखिर में हमेशा वही जीतता है। इस बार बिल्कुल ऐसा ही होगा, देख लेना। और ऐसा बोलकर सांजी स्माइल करता है। तभी जोरो को इसकी तरफ फेंक देता है, तुम्हें जोरो का इलाज करना होगा। और सांजी सीधा क्वीन की तरफ आगे बढ़ता है। क्वीन जैसे ही इसे देखता है, जरा देखो तो यहाँ पर कौन आया है, डच का बेटा ब्लैक लिक सांजी। हाँ, और जैसे ही सांजी इस बात को सुनता है तो समझ जाता है कि ये बंदा कौन है। तुम अगर उसे जानते हो तो तुम पक्का बैड साइंटिस्ट के ग्रुप से बिलोंग करते हो, है ना। ये सुनकर क्वीन भी एक इविल सी स्माइल देता है। इसके बाद हम किनेमॉन को देखते हैं जो कि अपनी खून से लथपथ बॉडी को जैसे तैसे संभालता है और अपनी टूटी हुई तलवार से ही काइडो को रोकने लगता है। मेरे होते हुए तुम मोमोनोसुके को हाथ नहीं लगा सकते। और हम एक छोटी सी बैक स्टोरी को देखते हैं जहाँ पर मोमो और किनेमॉन के बीच में ये फादर और सन वाला जो बॉन्ड है ये कैसे बना। जहाँ पर किनेमॉन को जब पिता का रोल दिया जाता है तो इससे मोमोनोसुके का नाम कैजुअली नहीं लिया जाता है, हर बार इसे मोमोनोसुके सामा कह ही देता है। पर धीरे धीरे ये एक दूसरे के साथ वक्त बिताते गए और वाकई में ओडिन के बाद किसी ने अपने बेटे जैसा प्यार मोमो को किया है तो वो किनेमॉन ही है। प्रेजेंट में काइडो किनेमॉन की तारीफ करता है। वाकई में तुम एक वफादार रिटेनर हो पर अब तुम मरने वाले हो। और ऐसा बोलकर एक आखिरी हमला किनेमॉन पर कर देता है। यहाँ दूसरी तरफ मोमो को लेकर शिनोबू दौड़ रही होती है और तभी मोमो खुद को संभालता है और इसे कुछ महसूस होता है और तभी वो उस फ्रॉक को जो कि एक साइबॉग है उसे बाहर निकालता है। मुझे कुछ फील हुआ है, मुझे हर हालत में इस बात को सभी को बताना होगा। एक लंबी
सांस लेता है और बोलता है कि यहाँ पर कोजुकी अलायंस के लिए जितने भी लोग लड़ रहे हैं, मैं उन सभी से कहना चाहता हूँ कि सभी लोग कान खोलकर सुन लीजिए। तुम सभी को आखिरी दम तक लड़ते रहना होगा, क्योंकि स्ट्रॉ हैट लूफी मेरा दोस्त हारा नहीं है, वो नहीं मरा है, वो वापस जरूर आएगा। इसलिए लूफी जब तक वापस नहीं आ जाता है, तुम सब में से किसी को भी अपनी हिम्मत को नहीं हारना है। और इस बात को मैं कोजुकी ओडिन का बेटा कोजुकी मोमोनोसुके कह रहा हूँ। और इस सीरीज का 163rd पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज यही थी आज की वीडियो। तो गाइज आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। और इस सीरीज के अगले पार्ट के लिए कमेंट टारगेट रखते हैं 10,000 कमेंट्स। तो गाइज आगे के एपिसोड्स बहुत ही ज्यादा कमाल के होने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिएगा और नोटिफिकेशंस को भी ऑल पर सेट कर दीजिएगा। तो ठीक है गाइज, और मिलते हैं अगली वीडियो में।